नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग खास तौर से कॉलेज व्याख्याता में जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र जोड़ रखी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कई विद्यार्थियों की ये समस्या थी कि सर पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है उसमें हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो देखिएगा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र हमेशा बेसिक से पूछी जाती है, यानी बेसिक स्तर से आपको उनका पता होना चाहिए कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। दूसरी बात, उनका जीवन काल क्या रहा है। तीसरी बात, इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी है। और चौथा होता है उस किस विद्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया। जैसे प्लेटो का काव्य सिद्धांत है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, लॉन्जाइनस का उदात्तवाद सिद्धांत है, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है, कोलिज का कल्पना सिद्धांत है, इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है, मार्क्सवाद साहित्य चिंतन है, कार्ल मार्क्स का उत्तर आधुनिकतावाद और विखंडनवाद। इनमें देखिए मैंने प्लेलिस्ट में ये भी करवा रखा है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है वो स्कूल व्याख्याता में चलता है। लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत चलता है, मैंने विस्तार से करवा रखा है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद करवा रखा है, कोलरिज का कल्पना सिद्धांत करवा रखा है, और मार्क्सवाद सिद्धांत कार्ल मार्क्स का करवा रखा है। आधुनिकता और उत्तर आधुनिकतावाद और विखंडनवाद है, ये भी मैंने करवा रखा है। इस वीडियो में अपन लोग टी.एच. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो है उसमें बेसिक से प्रश्न उठाए जाते हैं। कई बार तो मिलान वाले आते हैं कि एक साइड में आपको दे देंगे सिद्धांत, एक साइड में दे देंगे विद्वान कि भाई उदात्त सिद्धांत किसका है, मिलान कीजिए। अरस्तु का है, लॉन्जाइनस का है, कोलिज का है, या फिर क्रोचे का है। अभिव्यंजनावाद किसका है, कल्पना सिद्धांत किसका है, अनुकरण सिद्धांत किसका है, उत्तर विखंडनवाद किसका है, मार्क्सवाद किसका है, निर्व्यक्तिक सिद्धांत किसका है। इस प्रकार से अपन को ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अक्सर पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा गहराई में नहीं जाइएगा, आप कोई भी पुस्तक उठा के देखिएगा उसमें आपको बहुत गहराई में मिलेगा। जैसे आप निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत पढ़ेंगे तो कम से कम 5 या 6 पन्नों में आपको मिलेगा और आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल गहराई में जाके बताई जाती है पुस्तक में बात, इसलिए अपने लिए वो थोड़ा-सा समझना कठिनाई हो जाती है। समझ रहे हो बात को? तो देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में समझाऊँगा और एक-एक चीज़ के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिएगा, ये जो है इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है, ठीक है? सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसकी ने दिया था, इलियट ने दिया था। सबसे पहले अपन को इलियट का जन्म स्थान का पता होना चाहिए कि टी.एच. इलियट का जन्म वो सेंट लुइस अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सेंट लुइस अमेरिका में, ठीक है। इसका जीवन काल जो है वो 1888 से लेकर के 1965 ईस्वी तक है। अपने को जीवन काल का भी पता होना चाहिए सभी का कि अरस्तु कब से कब तक हुए थे, लॉन्जाइनस कब से कब तक हुए थे, क्रोचे कब से कब तक हुए थे। तो इलियट है वो 1888 से 1965 तक। उन्होंने 1948 ईस्वी में क्या है कि एक साहित्य पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से किस पाश्चात्य साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार मिला। तो टी.एच. इलियट को कब मिला? 1948 में। यहाँ तक बात क्लियर है। इलियट की एक बहुत ही प्रसिद्ध बहुचर्चित एक रचना है कि ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये टी.एच. इलियट की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इनका अपन को रट्टा मारना पड़ेगा। सारी पाश्चात्य जो विद्वान हैं वो सारी किताबें अंग्रेजी में मिलेंगी अपन को, इसलिए इनको रट्टा मारना पड़ेगा 10-10 बार, ठीक है। टी.एच. ने स्वयं को क्या है कि क्लासिकवादी कहा है। टी.एच. इलियट ने स्वयं को क्या कहा है? एक क्लासिकवादी कहा है। इलियट की एक बहुत चर्चित एक पुस्तक और है, द वेस्टलैंड। कौन सी है? द वेस्टलैंड। दो किताबें हैं, एक तो है ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, दूसरी है द वेस्टलैंड। इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है, ठीक है। अब देखिए, इलियट के अनुसार निर्व्यक्तिकता का अर्थ क्या होता है। अपन जैसे भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण पढ़ते हैं ना, वही यहाँ पर निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है। तो इलियट का कहना है कि इलियट के अनुसार निर्व्यक्तिकता का अर्थ होता है कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण करना। अपने साधारणीकरण कहते हैं ना, वो सामान्यीकरण एक ही बात है। तो टी.एच. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है, उसका अर्थ है कि कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण। आगे बात समझ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इलियट जो है वो एजरा पाउंड एक विद्वान हुए थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। किससे? एजरा पाउंड से बहुत प्रभावित थे। एजरा पाउंड का मानना है कि कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्व्यक्तिक यानी इम्प्रेशनल
एंड वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होता है। एजरा पाउंड का मानना है कि कवि जो होता है वो वैज्ञानिक के समान ही होता है। जैसे निर्व्यक्तिक यानी इम्प्रेशनल और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होती है। इलियट ने जो निर्व्यक्तिकता के दो रूप बताए हैं, अब यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि इलियट ने निर्व्यक्तिकता के कितने रूप बताए हैं? दो रूप। पहला रूप वह है जो कुशल शिल्पी मात्र कवि होता है, एक कुशल शिल्पी मात्र होता है। दूसरा होता है प्रौढ़ कलाकार के लिए। दो रूप बताए हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है विशिष्ट। नीचे देखिएगा, निर्व्यक्तिकता के दो रूप हैं, प्राकृतिक और विशिष्ट। यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है परीक्षा में कि टी.एच. इलियट के द्वारा निर्व्यक्तिकता के कितने रूप बताएं? एक तो प्राकृतिक, दूसरा विशिष्ट। तो प्राकृतिक तो जो है ना वो कुशल शिल्पी के लिए है, ऊपर पढ़ा है ना अपन ने कुशल शिल्पी, और दूसरा प्रौढ़ कलाकार। तो प्राकृतिक तो होता है कुशल शिल्पी, और प्रौढ़ कलाकार जो होता है वो विशिष्ट के लिए है। विशिष्ट जो होता है वो प्रौढ़ कलाकार के द्वारा उपलब्धि की जाती है। तो टी.एच. इलियट ने दो प्रकार के निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत बताए, पहला प्राकृतिक, दूसरा विशिष्ट। प्राकृतिक कुशल शिल्पी होता है और प्रौढ़ कलाकार होता है वो विशिष्ट के लिए बताया है। इलियट ने कविता के तीन स्वर नामक भाषण में एक काव्य के इलियट ने कविता के तीन स्वर नामक भाषण में काव्य के तीन स्वर भी बताए। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि टी.एच. इलियट ने काव्य के कितने स्वर बताए हैं? तो काव्य के तीन स्वर बताए हैं। प्रथम वह स्वर जिसमें कवि स्वयं से बात करता है, पहला स्वर तो वो होता है जो कवि स्वयं से बात करता है। दूसरा स्वर वह होता है जिसमें श्रोताओं से बात करता है, दूसरा श्रोताओं से। तीसरा स्वर वह है जिसमें स्वयं न बोल करके पात्रों के माध्यम से बोलता है, यानी स्वयं नहीं बोलता है बल्कि पात्रों के माध्यम से वो बातचीत करता है। तो टी.एच. इलियट ने काव्य के तीन स्वर माने। पहला तो है जो कवि स्वयं के लिए बात करता है, दूसरा श्रोताओं से बात करता है, और तीसरा स्वयं ने बोल करके पात्रों के माध्यम से बोलता है, यानी खुद नहीं बोलता बल्कि पात्रों के माध्यम से बोलता है। इसलिए तीन स्वर बताए हैं काव्य के, कविता की। ये कविता की परिभाषा दी है इलियट ने। प्रथम स्वर की कविताएं अंतश्चेतनावस्था में जन्म लेती हैं, दूसरे स्वर की कविताएं सामाजिक उद्देश्य की होती हैं, और तीसरे स्वर की जो कविताएं हैं वो नाट्य रचनाओं से संबंधित होती हैं। इस प्रकार से तीन जो स्वर बताए हैं इलियट ने, प्रथम अंतश्चेतना से जन्म लेती है, यानी खुद के अंदर से पैदा होती है, उत्पन्न होती है, जिसमें प्रतिभा होती है। दूसरा वह होता है जिसमें सामाजिक उद्देश्य को लेकर के लिखी जाती है, ठीक है, सामाजिक उद्देश्य को लेकर के कवि लिखता है ना। तीसरा वो होता है जिसमें नाट्य रचनाएं आती है, यानी नाटक वगैरह की रचना करता है, वो तीसरे के अंतर्गत शामिल किया है। इस प्रकार से टी.एच. इलियट के बारे में जो प्रश्न बनते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी अपन ने विस्तार से चर्चा की है। अगर किसी विद्यार्थी के किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप लोग पूछ सकते हो। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जन्म काल, दूसरा उनको नोबेल पुरस्कार 1948 में साहित्य के लिए मिला। तीसरा इनकी दो पुस्तकें हैं, ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, दूसरी है द वेस्टलैंड। इनका प्रसिद्ध सिद्धांत है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। अक्सर तो यही पूछा जाता है कि निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया? टी.एच. इलियट ने। इलियट ने निर्व्यक्तिकता का अर्थ किस प्रकार माना है? वह अर्थ कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यकरण होता है ना, उसे ही निर्व्यक्तिकता का नाम दिया है टी.एच. इलियट ने। एजरा पाउंड से काफ़ी प्रभावित थे। एजरा पाउंड हैं, उन्होंने निर्व्यक्तिकता के दो प्रकार बताए हैं, इम्प्रेशनल और ऑब्जेक्टिव, यानी एक तो है निर्व्यक्तिक और दूसरा ऑब्जेक्टिव। और इलियट ने निर्व्यक्तिक के दो रूप बताए हैं। कौन कौन से रूप बताए हैं? दो रूप, एक तो बताया विशिष्ट और एक बताया है प्राकृतिक, ये दो रूप। और इसमें पहला कुशल शिल्पी होता है वो तो प्राकृतिक होता है, दूसरा प्रौढ़ कलाकार होता है वो विशिष्ट होता है, ठीक है, उसके द्वारा उपलब्ध होती। और कविता के काव्य के तीन स्वर बताए हैं, पहला कवि के द्वारा स्वयं के द्वारा, दूसरा श्रोताओं से बात करता है, तीसरा श्रोताओं के माध्यम से पात्रों से बातें करता है। इस प्रकार से अपन ने टी.एच. इलियट के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।